Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the editorial discussion for 4th of February. Now first of all, let's see कि आज हमें कौन-कौन सा editorial को डिस्कस करना है. देखिए सबसे पहले we have to talk about बीजिंग विंटर ओलंपिक्स. Now चाइना के अंदर ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, आज ही स्टार्ट हुआ है 4th of February को. Now इसके आसपास बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर इवेंट को एक पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली बाय चाइना एंड जो बाकी कंट्रीज हैं. तो हम इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे कि रिसेंटली एक न्यू इंसिडेंट क्या हुआ है और उसके आसपास में कैसे इस चीज को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है. ओके, सो सेकंड हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट क्रिप्टो एसेट्स एंड उसके आसपास जो रेगुलेशन हो रहे हैं उसके बारे में. नाउ रिसेंटली बजट के अंदर ये चीज अनाउंस किया गया है कि जितने भी वर्चुअल एसेट्स होंगे, ठीक है, जैसे कि कोई क्रिप्टो करेंसी या फिर मतलब ऐसा कुछ भी होगा, उसके आसपास अराउंड 30% का टैक्स लगाया जाएगा. ठीक है, तो हम उसके बारे में समझेंगे कि एक्जैक्टली इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं एंड इसके हार्म्स क्या क्या होंगे, मतलब किस किस चीज को आगे जाकर ये रोक देगा. एंड फाइनली वी हैव टू टॉक अबाउट मेघालय के अंदर एक कोविड-19 रिलीफ पैकेज स्टार्ट किया गया था, बट दिस पर्टिकुलर पैकेज वेंट रॉन्ग. ठीक है, हाउ इट वेंट रॉन्ग, इन सब चीजों को हम प्रॉपर्ली इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे एंड देन विल ट्राई टू इम्प्लीकेट इट कि जितने भी स्कीम्स होती हैं, जितने भी वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, उसके बेसिस में हम और क्या क्या समझ सकते हैं कि पब्लिक स्क्रूटनी कितनी ज्यादा होनी चाहिए फिर नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो हमें प्रॉपर्ली समझनी है. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. इट इज अबाउट इंडिया ने रिसेंटली डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स, बट Who started it? China started it. हम उसे प्रॉपर्ली समझते हैं कि क्या हुआ. नाउ देखिए 4th of February यानी कि आज विंटर ओलंपिक स्टार्ट होने वाला था इन बीजिंग. दैट इज इन ऑब्वियसली चाइना के अंदर प्रेजेंट है, तो इसी के अंदर यहाँ पर स्टार्ट होने वाला था, बट उसे एक दिन पहले यानी कि कल शाम को इंडिया ने इस चीज को डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट कर दिया. मतलब इंडिया इस पर्टिकुलर गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो इसके जो ओपनिंग सेरेमनी होती है और जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी उन दोनों के अंदर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा. बट ऑब्वियसली इंडिया का एक सिंगल एथलीट है जिन्होंने इसके लिए क्वालिफाई किया था, इज कॉल्ड एज आरिफ खान. ठीक है, और ये एक स्कायर है. ठीक है, मतलब स्काइंग एक गेम होता है, उसके अंदर उन्होंने खुद को क्वालिफाई किया था, तो ऑब्वियसली ही विल टेक पार्ट. ठीक है, आपको ध्यान रखना है, द पार्टिसिपेंट हु हैज क्वालिफाइड ही विल टेक पार्ट, बट द पॉइंट इज कि नो ऑफिशियल्स, कोई इंडियन ऑफिशियल इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो ऑब्वियसली जितने भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं उन सबको ध्यान रखते हैं, मतलब उन सबको संभालते हैं, उन्होंने ये बोला है कि नो इंडियन ऑफिशियल विल बी प्रेजेंट, ना ही ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर और ना ही जो क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली है उसके ऊपर. यानी कि आज यानी कि 4th of February को ओपनिंग सेरेमनी है एंड 20th of February को क्लोजिंग सेरेमनी है. दोनों के अंदर ही हमारे इंडियन ऑफिशियल्स इसके अंदर नहीं जाएंगे. ठीक है, आपको ध्यान रखना है. नाउ देखिए इंडियन ऑफिशियल्स का ना जाना क्या सिग्निफाई करता है. इट शोज कि चाइना के अंदर जो कुछ चीजें हैं जो गलत हो रही हैं, उस चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए इंडिया यहां पे नहीं जा रहा है. ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या है, क्यों इंडिया नहीं जा रहा है. ओके, सो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं कि हुआ क्या है, चाइना ने क्या किया है. रिसेंटली एक अपने एक कमांडर को, मतलब एक उनका कोई आर्मी का पर्सनल था, उसको उन्होंने ट्रेडिशनल टॉर्च रिले बना दिया है. नाउ क्या होता है ये चीजें मैं आपको समझाता हूं. आपको याद होगा जनवरी 2020 के अंदर एक गलवान के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था. ठीक है, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज गलवान, वहां पर एक इंसिडेंट हुआ था और उस पर्टिकुलर मतलब वहां पर एक पर्सन था, दिस वाज द पर्सन. ठीक है, ही वाज अ चाइनीज कमांडर जो कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर आपको याद होगा गलवान वैली के अंदर इंडिया और चाइना के जो आर्मी थे उन दोनों ने क्लैश किया था और काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई थी. माना जाता है कि इंडिया के अराउंड 20 इंडियन ऑफिसर्स जो थे यानी कि जवान जो थे वो मारे गए थे उस पर्टिकुलर टाइम में. ऑब्वियसली चाइना देखिए अपने नंबर्स को यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, बट मैं आपको एक सिंपल इंफॉर्मेशन बताता हूं कि रिसेंटली यूएसए ने एक रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज किया है चाइना के इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर एंड दे हैव सेड कि ऑल्दो चाइना क्लेम करता है कि दे हैव नॉट लॉस्ट ऑब्वियसली एनीवन, बट यूएसए बोल रहा है कि चाइना हैज लॉस्ट अराउंड 100 पीपल. ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट. सो इंडिया लॉस्ट 20 बट चाइना लॉस्ट 100 एंड इसी पर्टिकुलर चीज के कारण एक टाइप का प्रोटेस्ट करते हुए चाइना ने क्या किया, उन्हीं के एक कमांडर को, मतलब जो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के अंदर बच गए थे, जिंदा बच गए थे, उनको यहां पर इस बीजिंग ओलंपिक्स का टॉर्च बेरर बना दिया. मतलब देखिए टॉर्च बेरर कौन होता है, जब एक ओलंपिक स्टार्ट होता है ना, तो आप जब भी अगर आप उसका ओपनिंग सेरेमनी देखेंगे तो देयर इज अ सिंगल पर्सन जो कि एक्चुअली सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को लीड करता है. ठीक है, मतलब जितने भी बाकी जो कंट्रीज होती है ना मतलब उनके पीछे पीछे रहती है, तो एक जो सिंगल पर्सन होता है ना जो उन्हें लीड करता है, नॉर्मली वो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है. ठीक है, नॉर्मली वो स्पोर्ट्स पर्सन होता है जो कि उसी होस्ट कंट्री का होता है. जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली चाइना के अंदर होने वाला है, तो चाइना के किसी स्पोर्ट्स पर्सन को ये पर्टिकुलर मतलब ऑनर देना चाहिए था कि उनको लीड करने देना चाहिए था. बट यहां पर इस पर्टिकुलर आर्मी पर्सन को देखिए, ही वाज द पर्सन, इस पर्टिकुलर आर्मी पर्सनल को यहां पर आपने टॉर्च बेरर बनाकर कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज को पॉलिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया है इस पर्टिकुलर कंट्री ने. ठीक है, चाइना ने इसको पॉलिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज चाइना यहां पर गलवान वैली को, यहां पर जो गलवान के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है. ना आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने अपने न्यूज़पेपर के अंदर बात की थी कि रिसेंटली जब यूएसए ने इंडिया और चाइना के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की कोशिश की, तो चाइना मेड अ स्टेटमेंट कि इंडिया और चाइना जो है अपने प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर लेगी. बट अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो चाइना यहां पर कहीं ना कहीं हमारे जो इंडिया और चाइना के बीच के जो भी अफेयर्स हैं उसको वर्ल्ड लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम. इसी कारण इंडिया ने यहां पर
इस पर्टिकुलर इवेंट को ही पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, आई होप आप एक्जैक्टली समझ गए कि क्यों इंडिया इसको बॉयकॉट कर रही है और इससे क्या क्या इंप्लीकेशंस आगे जाकर होने वाले हैं ना। और जैसा मैंने आपको बताया, ये जो कमांडर थे ये 15 ऑफ जून 2020 को जो क्लैश हुआ था गलवान वैली के अंदर, उसके अंदर प्रेजेंट थे। और उनको यहां पर देखिए दैट वाज नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली। गलवान इज अ प्लेस दैट इज इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ऑब्वियसली चाइना उसके ऊपर क्लेम करता है, उसके कारण वहां पर क्लैशेस हो गए थे और क्लैशेस होने के कारण वहां पर काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई थी। एंड वहां पर एक पर्सन जिसको मतलब चोट लगी थी या फिर जो मतलब ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था चाइना का, उसको आप मिलिट्री ऑनर्स दे रहे हो जस्ट बिकॉज ही फॉट विद इंडिया। नो दिस इज नॉट गुड, राइट। अब इंडिया के भी अराउंड 20 लोग यहां पर मारे गए थे। ठीक है, इंडिया के बहुत सारे लोग थे हु एक्चुअली केम बैक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस, बट द पॉइंट इज कि इंडिया डिड नॉट ट्राई टू पॉलिटिसाइज दिस पर्टिकुलर इशू। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट अ गुड कंट्री डज। देखिए, इंडिया और चाइना के बीच का जो इशू है, अगर उसको इंडिया और चाइना साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, दैट विल बी कंपैरेटिवली बेटर एज कंपेयर टू अगर कोई थर्ड कंट्री यहां पर बीच में आकर हमारी इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो इसका सीधा मतलब है कि हम आपस में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। और चाइना यहां पर यही प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर ये गलवान वैली के इंसिडेंट को यहां पर पॉलिटिसाइज करके इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने ये बोला कि जो ये कमांडर का पार्टिसिपेशन है, दिस पर्टिकुलर पर्सन जो कि रिसेंटली बीजिंग के विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करता है, दिस इज नॉट राइट। बिकॉज यहां पर टेक्निकली एक स्पोर्ट्स पर्सन को होना चाहिए था, मतलब होना चाहिए था, बट एक कमांडर को लाने से क्या हो रहा है, दिस इज वेरी रिग्रेटेबल, जहां पर आप जबरदस्ती इन चीजों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, बीजिंग का जो विंटर ओलंपिक्स हो रहा है, दैट इज अ गेम, राइट। वो एक टाइप का स्पोर्ट्स है एंड दिस स्पोर्ट्स शुड बी प्लेड एज स्पोर्ट्स। इस स्पोर्ट्स को अगर आप हर चीज में पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स गुजारने स्टार्ट कर दोगे, तो हाउ इट विल तो हमारे आगे के जो रिलेशनशिप हम इंप्रूव करना भी चाहते हैं, वो कैसे होगा। नाउ अगर आप एक हफ्ते पहले तक देखेंगे तो जो हमारा इंडिया था, इट वाज उन्होंने प्लान बना लिया था कि उस पर्टिकुलर गेम्स के अंदर जाएंगे, उसकी ओपनिंग सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी दोनों के अंदर जाएंगे, यहां तक कि अपने जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनको भेजेंगे। ठीक है, अपने टॉप डिप्लोमेट्स को भेजेंगे और वहां पर जाकर चाइना के साथ प्रॉपर्ली मीटिंग वगैरह करके आएंगे। नाउ नवंबर के आसपास में क्या हुआ था, इंडिया और रशिया दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर गेम्स को सपोर्ट करेंगे। नाउ देखिए, सपोर्ट क्यों करना पड़ रहा है, सपोर्ट इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज यूएसए और उसकी जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, अलाइज हैं यूएसए के, वो सब इसको कहीं ना कहीं मना कर रहे हैं। मतलब यूएसए ने इस पर्टिकुलर गेम को पहले ही बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। उसका रीजन क्या है अभी हम समझेंगे प्रॉपर्ली, बट उससे पहले आप समझिए, यूएसए ने उसको ऑलरेडी इसको बॉयकॉट कर दिया। यूएसए के आसपास जितने भी कंट्रीज है, चाइना, सॉरी जापान हो गया, कोरिया हो गया, इन सब ने ऑलरेडी इसको बॉयकॉट कर रखा है। द पॉइंट इज कि इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज जो कि इसके अंदर मतलब इंटरेस्ट शो कर रहा था, रशिया भी इसमें इंटरेस्ट शो कर रहा था, बट इंडिया के अगेंस्ट एक पिचिंग करके कहीं ना कहीं चाइना ने अपने ही पैरों पे यहाँ पे कुल्हाड़ी मार दी, जहां पर उसका खुद का जो फॉरेन इमेज है ना, जो इंटरनेशनल इमेज है, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए, ऑथर का बोलना यह है कि इंडिया जो है अपने खुद के प्रॉब्लम से जो चाइना के साथ जो इंडिया और चाइना के जो इश्यूज है उसको ऑलरेडी डील करने की कोशिश कर रहा है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जितने प्रॉब्लम्स है वो ऑलरेडी वो ऑलरेडी फिनिश नहीं हुए हैं अभी तक, और इसके बावजूद आपने इस गेम्स के आसपास भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर प्रॉब्लम को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। तो चाइना ने जो ये स्टेटमेंट दिया है और चाइना ने जो ये एक्चुअली एक्ट किया है, दैट इज नॉट गुड एट ऑल, बिकॉज चाइना ने कहीं ना कहीं जो इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशनशिप इंप्रूव होने की कोशिश कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया है। मतलब अब फिर से हमें रिलेशनशिप को मेंटेन करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ना देखिए, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट क्या है। ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि अगर उस पर्सन को वहां पर भेजा भी गया है, मतलब उस पर्सन को वहां पर अगर भेजा गया है बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के अंदर, तो उसकी दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि आप गलवान इशू को यहाँ पर पब्लिसाइज कर रहे हो, उसको इंटरनेशनलाइज कर रहे हो, और आप मतलब ये कोशिश कर रहे हो कि जो हमारे पीएलए के ट्रुप्स हैं, आई होप आपको याद होगा कि पीएलए जो होता है चाइना की आर्मी को बोलते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ठीक है, तो जो पीएलए के ट्रुप्स हैं वो बहुत ही ब्रेव है। मतलब आप ये शो करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने बीजिंग ओलंपिक्स का जो आपका टॉर्च बेरर है, आप उसे बेसिकली अगर आप अपने आर्मी के एक कमांडर को दे रहे हो, दैट एक्चुअली मींस कि आप इस चीज को इंटरनेशनलाइज कर रहे हो। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, उसको वहां भेजना प्रॉब्लम नहीं है, बट इस चीज को यहां पर इंटरनेशनलाइज करना, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नाउ समझते हैं कि एक्जैक्टली इशू हुआ कहां था। नाउ दिस इज जेएनके, दिस एंटायर पार्ट ऑफ जेएनके इट इज एक्चुअली क्लेम्ड बाय इंडिया। ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑफ इंडिया एक्चुअली। ठीक है, इंडिया का पार्ट था। जब 1947 से पहले जो कोई भी अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, जब हरि सिंह नाम के जो राजा हुआ करते थे, उससे पहले दिस वाज द ओरिजिनल जेएनके। ठीक है, सो दिस एंटायर जेएनके हैड टू बी ट्रांसफर टू इंडिया, बट पॉइंट इज कि इसका जो अपर वाला पार्ट है, दिस पार्ट वाज कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान एंड दिस इज कॉल्ड एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अक्साई चेन बिकॉज दिस वाज कैप्चर्ड बाय चाइना, एंड दिस पार्ट जो आप देख रहे हैं, दिस वाज गिवन बाय पाकिस्तान टू चाइना। उसके अलावा देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज सियाचिन ग्लेशियर। दिस इज, देखिए सियाचिन ग्लेशियर को ध्यान से देखिए, दिस इज एट अ ट्राइजंक्शन ऑफ इंडिया, पीओके एंड यहाँ पर चाइना यानी कि अक्साई चेन। ठीक है, इन तीनों के यहाँ पर ट्रांजैक्शन के अंदर प्रेजेंट है। सो ऑलवेज रिमेंबर सियाचिन ग्लेशियर जो है ये ऑल्दो इंडिया का पार्ट है, बट इसके बावजूद तो इंडिया, पीओके एंड चाइना तीनों के ट्रांजैक्शन के ऊपर प्रेजेंट है। नाउ लेट मी शो यू वन थिंग।
तो जब आप यहाँ पर चाइना वाला पार्ट देखेंगे, दिस इज इंडिया, दिस इज अक्साई चीन, दोनों के आप बॉर्डर पे देखिए देयर आर सेवरल ऐसे लैंड है जो कि डिस्प्यूटेड है। वन ऑफ द लैंड जो कि नॉर्दर्न पार्ट में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज गलवान वैली, ठीक है। दिस वाज द प्लेस, देखिए एक्चुअली यहीं पर क्या है, यहीं पर एक टाइप का लेक प्रेजेंट है, पेंगोंगसो लेक, और इसी के पास में गलवान वैली प्रेजेंट है। नाउ जस्ट रिमेंबर कि गलवान वैली वाज द प्लेस जहां पर इंडिया और जो चाइना के ट्रुप्स थे यहाँ पर क्लैश करते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा कैजुअलिटीज पाई गई थी, ठीक है। आई होप आपको मैप प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली कौन सा प्लेस कहां पर है। नाउ देखिए इंडिया ने कुछ दिनों पहले जो स्टेटमेंट दिया था कि इन सपोर्ट ऑफ द गेम्स दैट हैड कम अमिड कि यूएसए और उसके अलाइज जो है वो लगातार इसको डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट कर रहे थे। नाउ क्वेश्चन इज यूएसए इसको डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट क्यों कर रहा था? दैट इज बिकॉज ऑफ उइगुर मुस्लिम्स। आपने सुना होगा कि जो उइगुर्स हैं जो कि चाइना के अंदर प्रेजेंट है, जो कि जिनजियांग प्रोविंस है, ठीक है। देखिए जैसे हमारा स्टेट होता है ना, स्टेट, उस तरीके से चाइना के अंदर प्रोविंसेस होते हैं, ठीक है। मतलब स्टेट को वहां पे प्रोविंसेस बोला जाता है। नाउ जिस तरह हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं उस तरह चाइना के अंदर भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसमें से एक स्टेट है दैट इज कॉल्ड एज जिनजियांग। लेट मी शो यू ऑन दिस मैप। देखिए दिस इज चाइना, ठीक है। दिस एंटायर थिंग इज चाइना। चाइना का जो आप इधर अगर वेस्टर्न पार्ट देख रहे हैं, दिस पर्टिकुलर एंटायर प्लेस इज कॉल्ड एज जिनजियांग। नाउ ये इनका सिंगल स्टेट है। नाउ अगर आप सिंगल स्टेट देखेंगे ना, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनका परसिक्यूशन किया जाता है, उनको यहाँ पर प्रॉपर्ली राइट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाता, ठीक है। उनमें से एक है मतलब उइगुर्स। नाउ उइगुर्स जो है नॉर्मली मुस्लिम्स होता है, इस्लाम को फॉलो करते हैं और उनको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। नाउ जस्ट यहाँ पर देखिए सिर्फ जिनजियांग की पॉपुलेशन, मतलब जो जिनजियांग है वहां पर 23.98 का मिलियन का पॉपुलेशन है, उसके अंदर 11.45 मिलियन जो है उइगुर मुस्लिम रहते हैं। मतलब देख रहे हैं आप, मेजॉरिटी मुस्लिम्स जो हैं वो उइगुर्स हैं, बट इसके बावजूद आप देखिए यहाँ पर एथनिक ब्रेकडाउन हो रहा है उनका। मतलब समझ रहे 24 मिलियन में से ऑलमोस्ट 12 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की है, बट इसके बावजूद इनको यहाँ पर परसिक्यूट किया जा रहा है, उनको यहाँ पर प्रॉपर्ली रहने नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे रीजन के अंदर यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे कैंप्स बना रखे हैं दैट इज कॉल्ड एज डिटेंशन कैंप्स, और इस कैंप्स के अंदर उनको अरेस्ट करके रखा जाता है और इस कैंप्स की हालत जो है बहुत ही ज्यादा बुरी है। इसी चीज को प्रोटेस्ट करते हुए यूएसए ने बोला है कि या तो आप उइगुर्स को प्रॉपर्ली राइट्स प्रोवाइड कीजिए या फिर हम आपका जो ये विंटर ओलंपिक्स होने वाला है उसके अंदर हम नहीं आएंगे, ठीक है। बट पॉइंट इज कि चाइना ने ऑब्वियसली पहले तो मतलब मना कर दिया कि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई कैंप है ही नहीं, बट बाद में वो मतलब मान गए कि कैंप है, बट द पॉइंट इज कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहा है। असलियत यह है कि चाइना कभी भी इस चीज को रिलीज नहीं करता है। चाइना की कंट्री के अंदर ये सब चीजें अलाउड नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली वहां पर पूरी तरीके से कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, और कम्युनिस्ट इकोनॉमी के अंदर आपको एक चीज पता है कि बिना विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्टेप को भी यहाँ पर विदाउट गवर्नमेंट परमिशन नहीं लिया जा सकता है, इसलिए चाइना यहाँ पर इन सब चीजों को बिल्कुल भी रोकता नहीं, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब चाइना बोलता है कि जितने भी डिफरेंट कंट्रीज जिन्होंने बॉयकॉट कर दिया हमारे विंटर ओलंपिक्स को, वो सब कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक गेम खेल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वो गेम को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब समझ रहे, चाइना यहां पर दूसरे कंट्री को यहां पर ब्लेम कर रहा है कि आप लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हो उस गेम को, बट ध्यान से सोचिए कि एक्जैक्टली इस गेम को पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है? इट इज एक्चुअली चाइना। चाइना यहां पर डिफरेंट इश्यूज को उठा के ला रहा है और वहां पर उसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर आप ओलंपिक स्टेटमेंट्स को देखेंगे, जो ओलंपिक गेम्स को देखेंगे, दैट हैव हिस्टोरिकली बीन पॉलिटिकल इवेंट्स ही होते हैं वो। मतलब जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो ऑल्दो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, बट इस स्पोर्ट्स इवेंट के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज आती हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स करती है आपस में, जो जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वो सब आपस में मीट करते हैं। जितने भी होस्ट नेशन होता है, जैसे कि इस बार चाइना है, अगर वो सक्सेसफुली गेम को मतलब हो जाए उसके लिए, तो जो भी उस टाइम का गवर्नमेंट है, जो कि प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है, उसको लेजिटिमेसी मिल जाती है। मतलब देखिए ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल लेवल पे उस पर्टिकुलर कंट्री की जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली जो ये चाइना भी जो गेम्स को मतलब होस्ट कर रहा है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कोविड-19 के टाइम में होस्ट कर रहा है, ठीक है। और इस चीज को उतना हाइप बना दिया चाइना ने। चाइना यहाँ पर क्या करता है, हर चीज को पॉलिटिसाइज कर रहा है। और यहाँ पर चाइना यहाँ पर ये बोल रहा है, लास्ट मंथ क्या हुआ था, प्रेसिडेंट जो है चाइना के यानी कि शी जिनपिंग, उन्होंने बोला था कि जो 2022 के अंदर जो ओलंपिक्स यहाँ पर होने वाला है, दैट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट टू बी हेल्ड आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। तो अब देख रहे हैं यहां पर देखिए, ऑल्दो ये स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक मैसेज देता है। मैसेज ये है कि कोविड-19 के होने के बावजूद अगर हम इतने बड़े लेवल का एक गेम्स को होस्ट कर रहे हैं, दैट मींस कि हम बहुत ही सुपीरियर हैं। तो चाइना यहां पर अपनी सुपीरियरिटी यहां पर शो करना चाह रहा है, ठीक है। दिस इज द मेन रीजन जो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो आई होप आपको एक्जैक्टली समझ आ रहा होगा कि चाइना कैसे इस पर्टिकुलर गेम को पॉलिटिसाइज कर रहा है और कैसे बाकी कंट्री को फोर्स कर रहा है इस चीज के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए, और देन फिर चाइना खुद ही क्लेम कर रहा है कि आप बाकी कंट्री जो है वो इस चीज को पॉलिटिसाइज कर रही है। अब देखिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि कुछ दिनों पहले जो इंटरनेशनल ओलंपिक का जो एसोसिएशन था, उन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया था। देखिए अभी तक जो आईओ यानी कि जो ओलंपिक्स का जो मोटो होता था, दैट वाज फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, उसके अंदर टुगेदर वर्ड को रिसेंटली ऐड किया गया है, बिकॉज टुगेदर वर्ड सिग्निफाइज कि कोविड होने के बावजूद हम यहाँ पर सबके सब साथ साथ में, ठीक है। तो ऑल्दो दिस इज वेरी लॉडेबल, मतलब बहुत अप्रिशिएबल है कि हाँ ठीक है ऐसा हमें करना चाहिए, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर हमें गेम्स को और स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, जो कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। पॉलिटिक्स इज नेवर फार अवे। पॉलिटिक्स हमेशा यहाँ पर किसी न किसी चीज के अंदर
इन्वॉल्व होता है। पॉइंट इज कि हमें यहाँ पर स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह खेलना चाहिए ना, हम इसके अंदर पॉलिटिक्स में घुसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक है, सो दिस इज द मेन इशू, दिस इज द मेन कंसर्न जो कि यहाँ पर ऑथर आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे। आई होप आपको ये पर्टिकुलर एडिटोरियल प्रॉपर्ली समझ आ गया हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए, ये क्रिप्टो एसेट्स और उसके आसपास जो रेगुलेशंस वगैरह हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, हम उसको प्रॉपर्ली समझते हैं। रिसेंटली जो बजट आया है उसके अंदर एक प्रपोजल दिया गया है जहां पर ये बोला गया है कि जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होंगे उन सबको यहां पर टैक्सेशन रेजिम के अंदर लाया जाएगा। नाउ क्या होते हैं ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स? सबसे पहले क्रिप्टो करेंसीज, किसी भी टाइप के कोडेड टोकन्स या फिर नॉन फंजिबल टोकन्स, ये जितने भी टाइप के होते हैं जो कि नॉर्मल जो हम लोग जो डेली करेंसी यूज करते हैं, कॉइन्स यूज करते हैं, इन सबसे हटके होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ठीक है, तो इन सबको यहाँ पर टैक्सेशन रेजिम के अंदर लाने की बात की गई है। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने ये बोला है कि जितने भी ऐसे एसेट्स हैं, ठीक है, अब वो जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे, देखिए आपको ध्यान रखना वर्ड इज प्रॉफिट, ऐसा नहीं है कि टोटल जितना पैसा है उसका 30% देना पड़ेगा, बट जितना प्रॉफिट वो कमाएंगे उस प्रॉफिट का 30% पैसा आपको, मतलब आपको गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, पहला चीज। सेकंड चीज, अब उसी पर्टिकुलर जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है आपके, उसके ऊपर कुछ सरचार्जेस भी लगाए जा सकते हैं और कुछ सेस भी लगाए जा सकते हैं। व्हाट इज दिस सरचार्ज एंड सेस? सिंपल से आप समझिए, एक चीज के ऊपर मान लीजिए टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, उस टैक्स के ऊपर अगर एक और टैक्स लग जाए ना, दैट इज कॉल्ड एज सेस, एंड दैट इज, मतलब अगर आप शॉर्ट में समझेंगे तो दैट इज अ सरचार्ज आल्सो। मतलब एक टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, मतलब आपसे एक्स्ट्रा चार्ज दिया जा रहा है टैक्स लेने के बावजूद। तो बोला गया है कि 30% हम टैक्स तो लेंगे ही, बट इसके बावजूद, इसके अलावा हम आपसे कुछ सरचार्जेस भी लेंगे, कुछ सेस भी लेंगे। ठीक है, उसके अलावा बोला गया है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा डिजिटल करेंसी को यूज करेगा, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने आगे जाकर डिसाइड किया कि एक पर्सन सिर्फ 10 रुपए का डिजिटल करेंसी यूज कर सकता है एक दिन के अंदर। अगर कोई पर्सन 10 रुपए से ज्यादा का डिजिटल करेंसी यूज करेगा तो उसके ऊपर 1% का एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं, दिस इज द एंटायर टैक्सेशन रेजिम, जहां पर देखिए फिर से समझिए, पहली बात, जो प्रॉफिट होगा उसका 30% देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सेकंड चीज, उसके ऊपर सरचार्जेस एंड सेस लगाए जा सकते हैं, अभी तक लगाए नहीं गए हैं, बट लगा सकते हैं उसको। एंड थर्ड चीज, अगर आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा उसको यूज करेंगे, जो भी आपकी डिजिटल करेंसीज है, तो आपको 1% एडिशनल टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तीन मेन चीजें, आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। नाउ जो 30% वाला टैक्स है, जहां पर बोला गया है कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल, यानी कि जो हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर आएगा 2022-2023 वाला, वहां से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, कोई भी ऐसी प्रॉफिट जो कि आपने इस डेट से पहले क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कमाई है, उसके ऊपर ये टैक्सेस नहीं लगेंगे। ठीक है, थर्ड चीज, अब देखिए एक और चीज जो बोली गई है, दैट इज की टीडीएस लगाया जाएगा। देखिए वो क्या है, ये जो 1% का जो आप टैक्सेस देख रहे हैं, ये टैक्सेस हमेशा सोर्स के ऊपर काटे जाते हैं। सोर्स मतलब जो पैसा पे करेगा उसको ये एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करनी पड़ेंगे। नाउ ध्यान समझिए, ये जो टीडीएस है, दिस पर्टिकुलर टीडीएस इज कॉल्ड एज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, इसे कहते हैं टीडीएस। नाउ टीडीएस जो होता है वो हमेशा कटता है और दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई। नाउ अगर आपको टीडीएस समझना है, मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट मतलब एग्जांपल देता हूं, आई होप आपको उससे समझ आ जाएगा। नाउ मान लीजिए कि आप केबीसी में जाते हैं, ठीक है, यू गो टू कौन बनेगा वो, ठीक है, और अगर आप केबीसी के अंदर जाते हैं, उसके बाद जस्ट सपोज यू विन 1 करोड़ रुपीज, ठीक है, अगर आप 1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं तो यू विल नॉट गेट द एंटायर अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर, यू विल गेट around 60 lakh to 70 lakh rupees. Now this 30 lakh that has been cut, now this is called as TDS. ठीक है, ये सोर्स के ऊपर ही टैक्स कट जाता है, this is called as TDS. I hope आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। Now while trading profits will be taxed at, देखिए अब जब बात की गई, जो 30% जो यहाँ पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जितने भी क्रिप्टो के प्लेयर्स हैं, मतलब वो सारे बिजनेसमैन जो कि क्रिप्टो के अंदर बिजनेस करते हैं, उनसे पूछा गया कि एग्जैक्टली क्या सही है, तो उन्होंने बोला कि जो बाकी जितने भी कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके, वो लोग भी यहाँ पर अपने अपने कंट्री के अंदर क्रिप्टो के अंदर वो लगाते हैं, टैक्सेस लगाते हैं, बट इंडिया का जो टैक्सेस होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज टैक्स, मतलब काफी ज्यादा टैक्स लगाने वाले हैं इंडिया। ठीक है, और देखिए अब अगर आप इसको ध्यान से समझिए कि एग्जैक्टली इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा टैक्सेस क्यों लगाएंगे। ओके, आपको याद होगा हमने फर्स्ट जो बात की थी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, वहां पर एक स्टेटमेंट बोला था कि जो इंडिया के अंदर जो वर्चुअल करेंसीज है उसको एक ट्विन ट्रैक अप्रोच लेके जाया जा रहा है। ठीक है, ट्विन ट्रैक अप्रोच का मतलब क्या है, एक तरफ तो आपने मतलब जो ये डिजिटल करेंसीज है इसको अलाउ कर दिया है, दैट इज ओके, बट साथ ही साथ इसका टैक्सेस इतने इंक्रीज कर दिया है कि अभी इस चीज की यूसेज ज्यादा इंक्रीज ना हो, ताकि जो लोग हैं वो लोग नॉर्मल करेंसी वगैरह छोड़कर इसकी तरफ भागना स्टार्ट ना करते। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ये। ओके, इसके अलावा बोला गया एक टर्म है जो कि प्रॉपर्टी, यानी कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी का वर्ड है उन सबको रीडिफाइन किया गया, जहां पर बोला गया है कि ऐसे सारे के सारे चीजें जो कि आपके पास वर्चुअली, जो आपके पास वर्चुअल एसेट्स भी है ना, वो सब भी आपके प्रॉपर्टी के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब आपके एक नॉर्मल घर के साथ साथ अगर आपका कोई वर्चुअल घर है तो वो भी आपके डायरेक्टली प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। नाउ व्हाट इज मीनिंग बाय ये वर्चुअल घर? देखिए आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने मेटावर्स के बारे में बात की थी। ठीक, तो धीरे धीरे जो चीजें बढ़ रही है ना, धीरे धीरे जो इंटरनेट की तरफ चीजें बढ़ रही है, तो बोला जा रहा है कि आगे जाकर अगर कोई ऐसा एडवांसमेंट आता है वेयर यू ओन सम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स,
तो उसको भी प्रॉपर्टी के अंदर डायरेक्टली काउंट किया जाएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा बोला गया है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है कि जो ये टैक्सेशन रेजिम है, अगर हमने इस पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि जो क्रिप्टो करेंसी जो पूरी तरीके से लेजिटिमेट हो चुके हैं, पूरी तरीके से लीगल हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको याद होगा कुछ सालों पहले से लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसीज है क्या वो लीगल है फिर इलीगल है इंडिया के अंदर। तो इस चीज का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात की जा रही है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, बिकॉज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने फिर से बोला है कि ऑल्दो हम इसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, बट ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने इसको लीगलाइज कर दिया, हमने इसको पूरी तरीके से अलाउ कर दिया है। ठीक है, अभी भी एक कंसल्टेशन प्रोसेस चल रहा है जो कि डिसाइड करेगा कि क्या जो हमारे जो क्रिप्टोज है उसको लीगल करना है फिर नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए ऑल्दो इस चीज को अभी तक पूरी तरीके से लीगलाइज नहीं किया गया, बट द पॉइंट इज ये काफी ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड करेगा। ध्यान से सोचिए, आपको याद होगा कुछ सालों पहले, मतलब आई गेस लास्ट ईयर आरबीआई ने क्या किया था, जो क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरीके से बैन कर दिया था। ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो उस बैन को ओपन कर दिया गया, वो बैन को खोल दिया गया, बट द पॉइंट इज कि आरबीआई ने पूरी तरीके से बैन ही कर दिया था। तो जो जितने भी क्रिप्टो के इंडस्ट्रीज थे, जितने भी क्रिप्टो के बिजनेसमैन थे, वो सब कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गए थे। उनको ऐसा लगा था कि शायद क्रिप्टो इंडिया के अंदर पूरी तरीके से बैन हो जाएगा, उससे कारण कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे उस चीज का। तो एटलीस्ट उससे तो बेटर है ना कि कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस मतलब पे करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट आपका बिजनेस चलता रहेगा, एटलीस्ट आपका टैक्सेस पूरी तरीके से बंद नहीं होगा। तो यहां पर ऑथर का बोलना यह है कि ये काफी ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड करेगा, बिकॉज देखिए ऑल्दो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम पूरी तरीके से उसको लीगलाइज नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से इसको लेजिटिमेट नहीं बोल रहे हैं, बट स्टिल कम से कम इसको पूरी तरीके से बैन तो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, एटलीस्ट इस बात से खुशी होगी उन सब लोगों को। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे उसके अलावा ऑथर का ये भी कहना है कि पार्लियामेंट के लास्ट ईयर के मानसून का जो वो था उसके अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया था, उसके बाद अभी भी इसको बजट सेशन के अंदर इंक्लूड किया गया। इसका मतलब क्या है कि बार बार इसके बारे में डिबेट चल रही है, बार बार इसके बारे में बातचीत चल रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट के दिमाग के ऊपर कहीं ना कहीं ये एजेंडा है कि इसको यूज करना है। ठीक है, तो हो सकता है कि आगे अगले 4-5 सालों के अंदर क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर लीगलाइज हो जाए। ठीक है, दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। ओके, इसके अलावा आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जहां पर उन्होंने बोला था कि बहुत सारे हमारे यंग पॉपुलेशन जो हमारे यूथ है वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो के मिसलीडिंग एड्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्रिप्टो के मिसलीडिंग एड्स मतलब आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे एड्स देखते हैं जहां पर आप देखते हैं कि आप बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना फायदा मिलेगा, इतना फायदा मिलेगा, बट द पॉइंट इज कि देखिए फायदा सिर्फ उसको मिलता है कि जो कि एक्चुअली उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, जिसको एक्चुअली इसके प्रोज एंड कॉन्स पता होते हैं। अगर आप डायरेक्टली जाकर इसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे विदाउट एनी नॉलेज, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो आपको हमेशा इस चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं भी स्टॉक मार्केट के अंदर, किसी क्रिप्टो के अंदर, कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑलवेज हैव सम नॉलेज। ठीक है, उसके बाद ही आप उस चीज के अंदर वो कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, और सेकंड चीज ये भी है कि जो क्रिप्टोज हैं उसके ऊपर कोई भी रेगुलेटरी वॉच नहीं है, मतलब कोई भी इसे रेगुलेट नहीं करता है, सेबी आरबीआई को भी इसे रेगुलेट नहीं करता है। तो पॉइंट इज कि कल को अगर आपके साथ फ्रॉड हो भी जाता है ना, मान लीजिए कोई आपका पैसा लेके भाग जाता है इस पर्टिकुलर करेंसी के थ्रू, तो हम क्लेम भी नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मली क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज कोई रेगुलेटर ही नहीं है, तो हम क्लेम किसको करेंगे। ठीक है ना, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बोल रही है, तो क्या जो क्रिप्टो करेंसी, क्या मुझे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ देख सकते हैं, जो डिफरेंट पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, जो डिफरेंट टाइप की जो स्कीम्स होती है जहां पर बहुत सारा पैसा एक जगह पर लाया जाता है, क्या हम देख सकते हैं। बट उसके बारे में गवर्नमेंट अभी भी बात कर रही है, पॉन्डर ओवर कर रही है, अब इसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज आपको ये समझना है कि जब तक क्रिप्टो करेंसीज को कोई भी लीगल स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, मतलब जब तक क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरीके से लीगलाइज नहीं किया गया है, तब तक कहीं ना कहीं जितने भी इंडियन स्टार्टअप्स हैं, मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि क्रिप्टो के आसपास घूम रहे हैं, तो ऐसे स्टार्टअप्स जो अभी तक के लिए बहुत सारा इनोवेशन कर सकते थे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते थे जो कि हमारा ग्लोबल लेवल पे हमारे इन चीजों को इंक्रीज कर देता, हमारे एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर देता, बट ऑब्वियसली वो लोग इसको नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज इंडिया के अंदर अभी तक इन सब चीजों की परमिशन नहीं दी गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ये बोला था कि हम एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच चेक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम आगे बढ़कर मतलब काम कर रहे हैं, हम थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं, हम इस पूरी तरीके से बैन नहीं कर रहे हैं, बट इसके बावजूद हमें इसको थोड़ा सा अलर्ट होकर इसको प्रॉपर्ली समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं हमें करना चाहिए कि हम अगर हमारा मन करे तो हम इसको सॉल्व कर दे, फिर नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। ठीक है, इसको नहीं करना चाहिए। तो बस यही ऑथर के द्वारा फाइनली बोला जाता है कि ऑल्दो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि जो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है उसको हम फॉलो करेंगे, तो इस वर्ड को पूरी तरीके से मैच करना जरूरी है। ठीक है, ताकि जितने भी कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वगैरह बना सके, एक प्रॉपर बॉडी बनाई जा सके जो कि इस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज को प्रॉपर्ली चेकआउट करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। आई होप आपको सेकंड टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और ये टाइप केस स्टडी है। केस स्टडी ये है कि मेघालय के अंदर एक रिसेंटली कोविड-19 का रिलीफ पैकेज लॉन्च हुआ था, बट इट वेंट रॉन्ग। और कैसे ही गलत होता है हम इसके बारे में प्रॉपर्ली बात करने वाले हैं। ऑथर स्टार्ट करते हैं ये बोलकर कि कोविड-19 का जो वेव है वो एक्चुअली उसने हमें कहीं ना कहीं लाइफ एंड लाइवलीहुड का बहुत ज्यादा मीनिंग समझा दिया है। ठीक है, हमने लाइफ को यहाँ पर जाते हुए देखा है पिछले 2 साल के अंदर। आई गेस हमने इतने लोगों की डेथ के न्यूज़ सुने हैं कि आई होप जितना हमने पिछले शायद 20-25 ईयर्स के अंदर नहीं सुना होगा, राइट। और स्पेशली अगर आप देखेंगे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके ऊपर इस पर्टिकुलर कोविड ने इतना ज्यादा हैवक क्रिएट कर दिया है दैट वाज अनपैरेलल्ड। ऐसा प्रॉब्लम पिछले 100 साल के अंदर इंडिया के अंदर नहीं आया था। ठीक है, और देखिए एक तो ये इशू था, इसके ऊपर से जो हमारा स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट था दे कुड नॉट इफेक्टिवली रिस्पॉन्स टू इट, मतलब वो लोग प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, उसके कारण
जो प्रॉब्लम्स थी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, उनका और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर तीन प्रॉब्लम के बारे में बात की जा रही है पहली लाइन, फर्स्ट लाइन के अंदर। जहाँ पर देखिए पहली बात बोला गया कोविड के कारण प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, उसके कारण हेल्थ पे, जो एजुकेशन, बिजनेस, इन सब के ऊपर प्रॉब्लम बढ़ गया। बट द पॉइंट इज कि साथ में एक और प्रॉब्लम जो बढ़ गया कि गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ भी इफेक्टिव स्टेप्स नहीं ले पाई। रिसेंटली ऑक्सफैम नाम का एक एनजीओ है, उसने एक इनइक्वालिटी रिपोर्ट निकाला था। उसने ये बोला था कि कैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे बिलियनर्स का नंबर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उनका वेल्थ बढ़ता जा रहा है, और अराउंड 84% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दे हैव रिड्यूस्ड इनकम, उनकी इनकम रिड्यूस हो गई है। 4.6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी के अंदर पूरी तरीके से फंस चुके हैं। दिस इज द नंबर दैट वी शुड एक्चुअली सी, और इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, ये कुछ ऐसे इंडिकेटर है जो कि कहीं ना कहीं शो करते हैं कि जो हमारा स्टेट रिस्पॉन्स था कोविड के ऊपर वो बिल्कुल भी सही नहीं था। हमारा जो स्टेट रिस्पॉन्स था वो कहीं ना कहीं उसने हमें उल्टा गरीबी के अंदर धकेल दिया है। देखिए इंडिया जो है, इंडिया इज नॉट जस्ट अ डेमोक्रेटिक स्टेट, इंडिया इज ऑल्सो वेलफेयर स्टेट। एंड वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है वेयर द गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री जो है इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल्स का मतलब क्या है, लोगों के भलाई के लिए काम करता है। बट यहां पर अगर आप देखेंगे दिस पर्टिकुलर फिगर इट शोज कि 84% ऑफ द पीपल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दे हैव एक्चुअली रिड्यूस्ड इनकम। इसका मतलब है उनके पास खाने को पैसे नहीं है, उनके पास जो जितना पैसा उनके पास पहले था उससे भी ज्यादा पैसा उनके पास रिड्यूस हो गया है। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड फिगर टू हैव, राइट। अब देखिए अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर को ध्यान में रखेंगे कि 84% के पास जो इनकम थे वो रिड्यूस हो गए हैं, तो अब यहां पर देखिए जो भी छोटा मोटा पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी एक्चुअली अनाउंस किया है कि लोगों को मिलना चाहिए, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए ऑलरेडी लोगों के पास पैसा नहीं है, तो अगर थोड़ा सा भी पैसा मिलेगा ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा सा भी पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है वो सही जगह तक उसको प्रॉपर्ली पहुंचना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक प्रॉपर पब्लिक ऑडिट होनी चाहिए। नाउ जब भी आप ऑडिट वर्ड सुनेंगे ना, जस्ट ऑलवेज मतलब आप ध्यान में रखिए कि चेकिंग होती है। ठीक है, चेकिंग मतलब कि जो पैसा जहां पर आया है उस पैसे को प्रॉपर्ली यूज किया गया है, नहीं किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, सो समझिए रिसेंटली क्या हुआ है, मेघालय के अंदर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए एक पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च किया गया था। उस स्कीम का जब यहां पर पब्लिक ऑडिटिंग किया गया, मतलब उसको प्रॉपर्ली चेक किया गया है, तो उससे हमें बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिले हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पीपल की प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। इन सब चीजों को हम प्रॉपर्ली इस पर्टिकुलर डिस्कस मतलब टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बट द पॉइंट इज क्या, आई होप आप समझ गए कि एग्जैक्टली थीम क्या है आज के हमारे एडिटोरियल का, हम क्या समझने वाले हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च किया, दैट वाज कॉल्ड एज क्राउल स्कीम। नाउ क्राउल स्कीम आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्राउल स्कीम रिसेंटली कौन सी गवर्नमेंट लॉन्च किया, मेघालय ने। आपको याद होगा कल के जो हमारा जो डिस्कशन था उसके अंदर हमने बात की थी क्लैप स्कीम के बारे में। क्लैप स्कीम किसने स्टार्ट किया था, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, आपको डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछ सकते हैं, तो आपको उस तरीके से ध्यान रखना है। तो जो क्राउल स्कीम है इसका फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ अगेंस्ट वेज लॉस। तो ध्यान समझिए, अगर वेज लॉस के अगेंस्ट यहाँ पर रिलीफ दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करते हैं। एंड दिस वाज वेरी वेरी वेलकम्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सबने इसको बहुत ही वेलकम किया था। बट प्रॉब्लम वॉज कि ऑल्दो उन्होंने देखिए इस चीज को यहां पर उन्होंने अनाउंस तो कर दिया, बट द पॉइंट इज कि उन्होंने कोई भी नेसेसरी डिटेल्स वहां पर प्रोवाइड नहीं किया। मतलब कुछ भी उन्होंने बताया नहीं कि एग्जैक्टली कितना पैसा दिया जाएगा, किसको पैसा दिया जाएगा, स्कीम क्या होगा, गाइडलाइंस क्या होने वाली है, किसको कौन बेनिफिशियरीज होंगे, कौन एलिजिबल होंगे, कुछ भी यहां पर डायरेक्शन नहीं दिए गए, जिसके कारण प्रॉब्लम यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, बट इसके बावजूद देखिए एक मेघालय और जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर पैसों की इतनी ज्यादा कमी थी, मतलब लोगों के हाथों में पैसा नहीं था, उसके कारण एक इकोनॉमिक डेस्परेशन का टाइम आ चुका था, उसके कारण बहुत सारे लोगों ने उसके लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज के लिए अप्लाई कर दिया। नाउ अब जब लोगों ने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद पीपल के पास में, लोगों के पास कोई ऐसा वेबसाइट नहीं था, कोई ऐसा पोर्टल नहीं था, कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे कि वो अपने एप्लीकेशन को चेक कर सके कि क्या हमारा एप्लीकेशन सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्या हमारा एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है, क्यों रिजेक्ट किया गया है। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वाज नोन, मतलब कुछ भी था ही नहीं वहां पर। लेकिन यहां पर उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद पेमेंट्स यहां पर बिगेन ट्रिकलिंग डाउन, मतलब कुछ लोगों के अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली पैसे आने स्टार्ट हो गए। बट स्टिल जिनके अकाउंट्स के अंदर पैसे आने स्टार्ट हो गए ना, इवन दे वर कंफ्यूज्ड, उन्हें भी पता नहीं था कि कितना पैसा आने वाला है, क्या मुझे सिर्फ इतना ही पैसा मिलेगा, फिर और पैसा आएगा, या फिर क्या होने वाला है। देयर वाज नो क्लैरिटी ऑफ एनी काइंड, कोई भी इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। नाउ बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो यूनियंस वगैरह थे, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर के यूनियंस हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स के यूनियंस हो गए, उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली इस चीज को मतलब इशू को रेज किया और इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के अटेंशन के अंदर लेकर आया, बट नथिंग वाज डन। इसलिए इस चीज को अगेंस्ट मालूम करने के लिए आरटीआई एक फाइल की गई अक्टूबर 2020 के अंदर। ठीक है, जहां पर ये पता करने की कोशिश की गई कि जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है जिसको पेमेंट्स वगैरह दिए गए हैं, एग्जैक्टली किसको दिए गए और कितना पैसा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर आप ध्यान से सोचेंगे, जो हमारा आरटीआई एक्ट है, उस आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो ये बोलता है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको मैंडेटरीली एंड प्रोएक्टिवली आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन के अंदर डिस्क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, मतलब समझ गए कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है जो कि आप पब्लिक के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, वो सारा
सारा इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिक को बताना है, बिकॉज दैट इज द मेन थीम ना। अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि फिर क्या हो रहा है उनके लिए, तो फिर लोग उसके लिए अपने आप को वॉलंटियर कैसे करेंगे, राइट। तो ऑल्दो आरटीआई एक्ट के अंदर उनको गवर्नमेंट ऑफ मेघालय को ऑलरेडी इसे बता देना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने खुद से नहीं बताया। तो वहां पर आरटीआई को अक्टूबर 2020 के अंदर फाइल किया गया, जहां फाइनली दिसंबर 2020 के अंदर इसका रिजल्ट आता है, आरटीआई का रिस्पॉन्स आता है, जहां पर बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने ऑलमोस्ट 1,60,000 पीपल को पैसे प्रोवाइड किए हैं और बहुत सारा पैसा ट्रांसफर किया गया, ठीक है। और जब पैसा ट्रांसफर की बारी आई तो आरटीआई के अंदर ये भी मेंशन था कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, मतलब जो भी अनऑर्गेनाइज लोग हैं, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह हैं, जिनको वेज लॉस हो रहा है, मतलब जिनके पास पैसा नहीं आ रहा है किसी भी टाइप की कमाई के कारण, उनको 2100 रुपीज दिए गए हैं पर हेड, ठीक है। हर एक पर्सन को 2100 दिए गए हैं। एंड सेकंड चीज, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और जो भी बिल्डिंग या फिर अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जिनको पैसा नहीं मिल रहा है, उनको हर एक पर्सन को 5-5 हजार रुपए दिए गए हैं, ठीक है। ये डिसाइड किया गया। देखिए, ऑल्दो 2100 एंड 5000 इज वेरी लेस, बट स्टिल कुछ तो मिल रहा है ना। उस पर्टिकुलर सेंस के साथ लोगों ने उस पैसे को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। बट अगेन दिस पर्टिकुलर, अब इसके आगे भी प्रॉब्लम यहां पर स्टार्ट होती है। देखिए, इसके बाद आपको समझना है कि आरटीआई का जो रिस्पांस था उसको एक सर्चेबल डिजिटल डेटाबेस की तरह बनाया गया विद द हेल्प ऑफ अ सोशल टेक्नोलॉजिकल कंपनी जो कि मेघालय के अंदर काम करती है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रामवानी, ठीक है। नाउ ग्रामवानी नाम की जो कंपनी है उसने क्या किया, एक साइट लॉन्च किया, मतलब एक बेसिकली एक पोर्टल बनाया दैट इज कॉल्ड एज HOKMeghalaya.in, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जाकर पता कर सकते थे कि आपके अकाउंट, मतलब आप जितने भी लोग हैं वो सब इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर आके क्लेम कर सकते थे कि उनको पैसा मिला है फिर नहीं मिला है। अगर मिला है तो क्या जितना गवर्नमेंट बोल रही है उतना मिला है, फिर नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो आप चीफ मिनिस्टर्स का जो ऑफिस है उसको डायरेक्टली आप उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो, आप ग्रीवांसेस फाइल कर सकते हो, राइट। तो इन सब चीजों के लिए एक पोर्टल को बनाया जाता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को यहाँ पर डायरेक्टली चेक कर सके कि क्या गवर्नमेंट ने सबको यहाँ पर पैसा दिया है फिर नहीं दिया। तो यहाँ पर आईवीआरएस की कॉल्स होते हैं। नाउ व्हाट इज आईवीआरएस? आईवीआरएस का सीधा सा मतलब होता है इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। देखिए, आप जब किसी कंपनी से बात करते होंगे, देखिए मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी का कॉल आया हुआ है, ठीक है, तो आप देखेंगे सामने से आपसे कंप्यूटर बात कर रही होती है, राइट। कंप्यूटर बात कर रही होती है एंड देन यू आर आस्क्ड टू प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस। उसी चीज को यहाँ पर आईवीआरएस कॉल कहा जाता है, ठीक है। तो इसी आईवीआरएस कॉल के थ्रू क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने क्लेम किया था कि हमने ऑलमोस्ट जितने भी ये लोग थे जिनको हमने पैसा प्रोवाइड किया है, सबको हमने आईवीआरएस कॉल्स किए थे और सबको हमने बताया था कि उनको 2100 या फिर 5000 रुपए जो भी मतलब उनका शेयर था उतना उनको प्रोवाइड कर दिया गया, उनके बैंक अकाउंट के अंदर सेंड कर दिया गया है। अब इस चीज को चेक करने के लिए एक वर्चुअली पब्लिक ऑडिट स्टार्ट किया जाता है ऑन अ साइट कॉल्ड एज दिस वन, ठीक है, hok.meghalaya.in। ये वाला साइट जो है, इसे पर एक वर्चुअल पब्लिक ऑडिट स्टार्ट होती है, जहां पर पब्लिक इस चीज को चेक करना स्टार्ट करती है, जहां पर बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो गए, वर्कर्स यूनियंस हो गए, सब कुछ प्रॉपर्ली इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और चेक करना चाहते हैं कि क्या सब हर एक पर्सन को पैसा मिल गया है। बट द रिजल्ट्स वर एन आई ओपनर, जब मालूम चला कि इस जितने भी लोग मतलब जिनके पास ये कॉल्स वगैरह गए थे, उनमें से सिर्फ 13% लोग, ओनली 13% लोग दे सेड दैट उनको सारा का सारा पैसा मिला है। आउट ऑफ देम अराउंड 47% ऐसे लोग बोलते हैं कि जिनको कुछ भी पैसा नहीं मिला है, डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने उन्हें कॉल किया था, गवर्नमेंट ने उन्हें कॉल करके बोला कि हमने आपको 2100 रुपए सेंड किए हैं, बट इसके बावजूद उनके पास कोई भी पैसा नहीं आया है, एक भी रुपया उनके पास नहीं आया है, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है, वर्कर्स के अंदर यहाँ पर डिससैटिस्फैक्शन यहाँ पर इंक्रीज होती है और ऊपर से देखिए, एक तरफ वर्कर्स के अंदर जो गुस्सा था वो इंक्रीज हो रहा था और सेकंड चीज जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है वो लगातार इस चीज को मना कर रहे थे कि हमने मतलब ऐसा कोई भी गलती नहीं किया, हमने तो सबके अकाउंट में पैसे सेंड कर दिए हैं। उसके कारण दोनों के अंदर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जितने भी यूनियंस होते हैं डिफरेंट और जितने भी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स होते हैं उन लोगों ने डिसाइड किया कि एक पब्लिक हियरिंग की जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक हियरिंग? जहां पर जनता अदालत, आप इसको सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं, बट द ओनली डिफरेंस वाज कि ये वाली जो जनता हियरिंग थी ये एक्चुअली गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, ठीक है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये पर्टिकुलर की हियरिंग की गई और डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे यानी कि जो दिसंबर 2021 के अंदर होता है उस पर्टिकुलर डे को ये चीज हियरिंग की जाएगी, ठीक है। अब उस टाइम एक जो जस्टिस थे, मतलब वहां के मदन बी लोकुर, ठीक है, एक जो फॉर्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको इस चीज का हेड बनाया जाता है, ठीक है। 4 घंटे तक लगातार ये पब्लिक हियरिंग चलती है और ये एक्चुअली शो करता है, देखिए ये वाला जो पब्लिक हियरिंग था ये शो करता है कि इंडिया के अंदर कितनी डेमोक्रेटिक पोटेंशियल है, कितना सोशल इथोस है, जो कि मेघालय के लोगों को अगर आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने अगर इनके अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश की तो यहाँ पर लोगों ने अपने लिए आवाज उठाई और यहां तक कि एक पब्लिक हियरिंग बुला ली, ठीक है। यहां पर देखिए, इस पर्टिकुलर अगर हियरिंग की बात करेंगे, उस पर्टिकुलर डे को ऑलमोस्ट 200 वर्कर्स, मतलब दे लेफ्ट देयर डेज जॉब। ऑब्वियसली ये वर्कर्स वो होते हैं जो कि डेली वेजेस पे जाते हैं, काम करते हैं, पैसा मिलता है तो घर में खाना खाते हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो उनके पास लिटरली पैसा नहीं होगा, बट इसके बावजूद दे डिसाइडेड कि अपने काम छोड़ देंगे, वो वेजेस नहीं जाएंगे, लेकिन दे विल कम टू दैट पर्टिकुलर प्रोटेस्ट। अपने पासबुक्स को लेकर आए, अपने लेबर कार्ड्स को लेकर आए, दे एक्चुअली शोड कि उनके पास कोई भी पैसा नहीं आया, उनकी एक भी, ऑल्दो उनके पास कॉल्स आए हैं बट उनके पास एक भी पैसा उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के अंदर जमा नहीं हुआ, ठीक है। नाउ दिस इशू वाज अबाउट टू नीड टू गेट एन आंसर्स। मेन चीज ये थे कि गवर्नमेंट ऑफ मेघालय से ये आंसर चाहिए होते थे, बट जो जस्टिस वहां पर जो इस चीज को हेड कर रहे थे उन्होंने डायरेक्टली ये चीज बोला जब उन्होंने अनाउंस किया कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय का है उसने इस पर्टिकुलर हियरिंग को ही बॉयकॉट कर दिया है।
मतलब क्या है कि मेघालय की जो गवर्नमेंट था दे डिसाइडेड नॉट टू कम टू दिस पर्टिकुलर हियरिंग। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सेटबैक्स जो कि पिछले साल हमारे मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर हुआ है। सो दिस वाज नॉट गुड एट ऑल। देखो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि यू लिव फॉर द पीपल, और अगर पीपल को कुछ नहीं मिल रहा है दे कैन डायरेक्टली रेज क्वेश्चंस अगेंस्ट यू। बट द पॉइंट इज कि मेघालय की गवर्नमेंट का यहाँ पर ऐसा एटीट्यूड जहां पर उन्होंने लोगों का आंसर करने से मतलब पीछे हट गया। उससे बड़ी चीज क्या है कि उन्होंने उस हियरिंग के अंदर आना सही नहीं समझा। नाउ दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो कि डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं हमारे वीक कर देगा। ठीक है ना, ऐसा सिचुएशन हो गया कि जो हमारा सिविल सोसाइटी ग्रुप जो वगैरह जो था मेघालय का, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उनके पास जाएंगे, उनके सामने जाकर इस चीज को क्लेम करेंगे। तो वहां पर जाकर ग्रीवांस रिड्रेसल वगैरह की जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको फाइल किया गया है। लेट्स सी कि उसके अंदर क्या होता है। बट यहाँ पर ऑथर आपको एक चीज और समझाना चाहते हैं। ऑथर यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि क्या ये चीजें सिर्फ मेघालय के अंदर होती है? क्या सिर्फ मेघालय के अंदर ऐसा हुआ है कि एक पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई है और बहुत सारे बेनिफिशियरीज यहाँ पर चूज किए गए हैं बट उनके पैसे नहीं दिए गए हैं? नहीं, यहाँ पर देखिए, अगर देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे स्कीम्स ऑलरेडी हो रखी है जहां पर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं, बट वो पैसे कभी लोगों तक पहुंचते ही नहीं है। ऑल्दो दिस पैसे आर फॉर रिलीफ पेमेंट्स, मतलब लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए दिए जाते हैं, बट इसके बावजूद इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। मतलब लोगों को पैसे दे रहे हैं और उसी का इंफॉर्मेशन लोगों के बीच में नहीं है। सो दिस इज नॉट गुड। ठीक है, इसमें से कुछ यहाँ पर स्कीम्स जो है जिसका नाम बताया गया है, फर्स्ट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड। जो आसपास के जो लोग थे, जैसे मान लीजिए मेघालय के अंदर जितने भी माइंस वगैरह होते हैं, ठीक है, माइंस के कारण जो आसपास के लोगों के ऊपर जो हेल्थ का इंपैक्ट होता है उसको भरपाई करने के लिए कुछ रिलीफ पेमेंट्स प्रोवाइड किए गए थे, बट ये पैसा कभी लोगों के पास पहुंचा ही नहीं। डिजास्टर रिलीफ फंड में आधे पैसे यहाँ पर गायब हो जाते हैं। कैंपा जो फंड है कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है, उसके बहुत सारे पैसे जो होते हैं लोगों तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं। इन सब के प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर ऑथर का ये बोलना है कि ये चीजें, ये प्रॉब्लम सिर्फ मेघालय के अंदर नहीं है, ये प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया चल रही है। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल प्लेस पे ये चीजें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एंड उससे भी बड़ी इशू ये है कि देखिए, अगर ये पर्टिकुलर पैसे कुछ अगर अलॉट किए गए हैं जो लोगों तक पहुंचने चाहिए, बट इस चीज को प्रॉपर्ली नो चेक करने के लिए, मतलब इसका एक स्टैच्यूटरी ऑडिट करने के लिए कैग को भी अलाउड नहीं है। मतलब जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो भी इस चीज की ऑडिटिंग नहीं करता है, और या फिर ना ही कोई और इंस्टीट्यूशनल ऐसा है जो कि इसका सोशल ऑडिट करे और मालूम करने की कोशिश करे कि एग्जैक्टली जो लोग हैं उनके तक पैसा पहुंच भी रहा है फिर नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। देखिए, अगर लोगों तक का आप फीडबैक्स ले ही नहीं रहे हो, आप जिस लोग को पैसा दे रहे हो, अगर आप उस लोगों के पास पैसा पहुंच ही नहीं रहा है, तो एग्जैक्टली फिर फायदा क्या हुआ? तो फिर जो ग्रीवांस रिड्रेसल है उसका मतलब क्या हुआ? आप प्रॉब्लम को जब सॉल्व करोगे नहीं, फिर उसका एग्जैक्टली इशू क्या होगा? ठीक है, यहीं पर बात की जा रही है। ऑथर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन सेंट्रिक अकाउंटेबिलिटी, इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां पर अगर कोई पैसे यहाँ पर दिए जा रहे हैं तो उस पैसे को वहां पर आप ट्रांसपेरेंटली लोगों तक पहुंचाए। जो भी लोग वहां पर है उनको आप अकाउंटेबल ठहराओ, जो भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को पैसे वहां तक पहुंचाने के लिए। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी भी काम के सब नहीं रहेंगे। ठीक है, स्पेशली जैसे जैसे ये वाला मेघालय है, उसी तरह से राजस्थान भी एक स्टेट है। राजस्थान के अंदर भी लगातार मूवमेंट वगैरह चल रहे हैं जहां पर वो लोग अपने डिफरेंट लॉज की अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। मतलब जो भी वहां पर लॉज वगैरह आ गई हैं, वो चाहते हैं कि जो भी पर्सन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबल है उस पर्सन के लिए, वो अकाउंटेबल होकर उस चीज को पूरी तरीके से फुलफिल करे। बट द पॉइंट इज की प्रॉब्लम यहाँ पर भी बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ पर जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है वहां पर भी उठ के आ रही है। अगर आप मेघालय के अंदर देखेंगे तो एक्जैक्टली किसने प्रोटेस्ट किया? दे वर एक्चुअली स्ट्रीट वेंडर्स, वो लोग जो थे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर थे, मतलब दे वर मार्जिनलाइज सेक्शन। वो कोई भी हायर कास्ट के लोग नहीं थे, कोई हायर क्लास के लोग नहीं थे, ये दे वर फ्रॉम द लोअर क्लास। ठीक है, लोअर क्लास ने यहाँ पर स्टार्ट किया। राजस्थान के अंदर जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसको किसने स्टार्ट किया है? दिस हैज आल्सो बीन स्टार्टेड बाय मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। वहां पे वो लगातार जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का जो क्वेश्चनिंग है, जो ये सब चीजें, वो हमेशा माइनॉरिटी ग्रुप ही स्टार्ट करती है। ठीक है, कभी भी लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो लार्जर क्लास है, उसको आप ये सब चीजें करते हुए नहीं देखेंगे। यहां पर फाइनली ऑथर ये बोलना चाहते हैं कि अभी हमारी जो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है, इसके पास जितने भी पावर्स हैं, जितने भी राइट्स हैं, जितने भी डिग्निटीज हैं, इन सब के ऊपर जो भी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, जो भी इनका वायलेशंस हो रहा है, इन सब को जो क्वेश्चन उठा रही है, दैट इज एक्चुअली द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दे आर द वंस एक्चुअली हु आर शोइंग अस द वे। वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि एक्जैक्टली डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वो किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से काम नहीं करती है। एंड वी शुड एक्चुअली एज अ प्रॉपर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, सिटीजन्स की ग्राउंड पे, हमें हर तरफ उन माइनॉरिटीज को सपोर्ट करना चाहिए। प्लस साथ में साथ हमें खुद भी डिफरेंट क्लास के लोगों को यहाँ पर साथ में आकर गवर्नमेंट के किसी भी टाइप के एट्रोसिटीज के अगेंस्ट यहाँ पर क्वेश्चंस उठाने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर जो हमारा केस स्टडी था। आई होप आपको जो मेघालय वाला इशू था और जो बाकी जो दोनों ही इशूज थे वो प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।